आपका यूके वीज़ा 30 सेकंड के अंदर अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। और शॉक की बात यह है कि 90% लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है उनकी वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन रही है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन को अपने हाथों से रिजेक्ट करवा लें। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें बताऊंगा कि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है तो वो किन चीज़ों को देखता है। और इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, ठीक है, बल्कि मैं आपको रियल एनालिसिस बताऊंगा, अंदर की बात बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, कौन सी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग को करती हैं, कैसे एक परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट बनाई जाती है और कैसे आप अपनी रिजेक्शन को अप्रूवल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर करते हैं और वही उनके वीज़ा की रिजेक्शन बनती है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा चलें, अब एक रियल केस को आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मिडिल क्लास शख्स है और वो यूके का वीज़ा अप्लाई करता है। बैंक बैलेंस 8 लाख या 10 लाख आप कह लो उसके अकाउंट के अंदर मौजूद था। डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट थे, 100% वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब रीज़न क्या था? रीज़न जो लग के आया कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो नॉट क्रेडिबल है। सही है। अब बंदा कंफ्यूज हो गया कि भाई पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट भी थे, फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम उसकी बैंक स्टेटमेंट में थी। लास्ट 10 दिनों में उसने क्या किया कि अपने अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए और उससे पहले ऑलमोस्ट उसका अकाउंट खाली था। वीज़ा ऑफिसर ने क्या सोचा, ये बंदा सिर्फ वीज़ा के लिए पैसे को अरेंज कर रहा है और बस रिजेक्शन। अगर आपने भी ये मिस्टेक की है तो यूके का जो वीज़ा है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब असली गेम शुरू होती है कि वीज़ा ऑफिसर क्या चेक करता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे वो आपकी चीज़ चेक करता है कि जो आपकी डेली पैटर्न है, ठीक है, वो आपका टोटल बैलेंस नहीं देखता कि आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। वो ये देखता है कि रोज़ का बैलेंस क्या था। ठीक है, अगर मिसाल देता हूँ, आपके अकाउंट के अंदर कभी 5,000 आए हैं, कभी 10,000 आए हैं और सडनली आपने कोई बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी है, तो ये क्या करेगा, एक रेड फ्लैग को जनरेट करेगा। और ये जो है यूके के वीज़ा के अंदर सारी गेम जो है वो कंसिस्टेंसी की होती है कि आपका एक बैलेंस जो है वो कंसिस्ट होना चाहिए। दैट्स इट। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सडन डिपॉजिट, ये बहुत बड़ा और एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपके अकाउंट में लार्ज डिपॉजिट है और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई तो वीज़ा ऑफिस के दिमाग में एक चीज़ ट्रैगर होती है कि ये बोरो फंड है, मतलब कि ये उधार का पैसा आपने लिया हुआ है। और इसमें यूके के अंदर जिसमें भी आपका ये रेड फ्लैग हो कि ये बोरो मनी है, उधार के पैसे हैं, तो आपका वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ट्रस्ट नहीं करता। जहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हुआ दैट्स मीन कि आपका वीज़ा रिजेक्ट। अब तीसरे नंबर पे इनकम कंसिस्टेंसी। इससे क्या मुराद है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी फिक्स्ड होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी सैलरी प्लस कमीशन होती है, तो उनके लिए ये होता है कि मैं जो रेकमेंड करता हूँ कि वो अपनी फिक्स सैलरी जो है
वो अकाउंट के अंदर डालें, और दूसरा जो है वो जो उनका कमीशन है वो सेपरेट ले लें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एज इट इज़ जो सैलरी है कमीशन है दोनों एक साथ ही अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करें, अलग अलग नहीं करें। लेकिन जब सैलरी स्लिप बनाए तो वो 3 महीने के बजाय 6 महीने की सैलरी स्लिप बनाए, ताकि वो सारी की सारी उसमें उसके साथ मैच हो रही हो। ठीक है। रेगुलर अगर बिजनेस है तो आपका रेगुलर इनफ्लो होना चाहिए, लॉजिकल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, रैंडम पैसा आना जाना नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग क्या करते हैं कि दोस्त से पैसे मंगवाए और निकाले, वो बेसिकली देख रहे होते हैं कि इस अकाउंट से आए और वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ट्रांजैक्शन बिहेवियर चौथे नंबर पे है, तो ये पॉइंट बेसिकली लोग ना इग्नोर करते हैं। अगर आपका अकाउंट डेड है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी, या सिर्फ आपने उसके अंदर डिपॉजिट है, सही है, मतलब उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जा नहीं रही है, तो वीज़ा ऑफिसर क्या सोचेगा, ये रियल लाइफ अकाउंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सारी की सारी मैं आपको अभी तक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब आती है वो मिस्टेक जो 90% लोग जो है वो करते हैं, और उनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। मिस्टेक नंबर 1 जो है उसकी बात करूँ, फेक फंड। फेक फंड से क्या मुराद है, अकाउंट के अंदर टेम्परेरी पैसा डलवा दिया किसी से लेके, और सिर्फ स्टेटमेंट शो करने के लिए। फिर वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है, भाई वीज़ा ऑफिसर कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके पैटर्न को चेक करता है, जो आप उसको स्टेटमेंट देते हैं उसको चेक करता है, तो उसको उससे आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने ये टेम्परेरी पैसा डलवाया, लिहाजा ये इसकी नहीं है, और उसको वो कंसीडर करता है कि ये फेक फंड है। नंबर 2, लार्ज डिपॉजिट। यूके के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत कॉमन है, लार्ज डिपॉजिट आपके अकाउंट में अगर हैं तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट का बताया था कि उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देखिएगा तो आप लोगों को उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं चल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आए हैं और आपने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक है, तो वीज़ा ऑफिसर बेसिकली उसको ये डिक्लेयर करेगा कि ये सोर्स अनक्लियर है और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद मिस्टेक नंबर 3 जो है आपकी है, आपकी जो ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी है, अकाउंट में सिर्फ आपका बैलेंस है, यूज़ नहीं होता, तो वीज़ा ऑफिस इसको मार्क करेगा कि ये पार्क अकाउंट है, मतलब इसने इस को पार्क करके लगाया हुआ, ये कोई रियल अकाउंट नहीं है। नंबर 4 पे आता है सैलरी मिसमैच, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी सैलरी 150 है या मेरी 2 लाख है या मेरी 80,000, लेकिन उससे कम सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है। कम आ रही है तब भी ट्रस्ट ब्रेक होगा वीज़ा ऑफिसर का, और अगर वो ज़्यादा आ रही है तब भी वीज़ा ऑफिसर का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा। मिस्टेक नंबर 5, लास्ट मूवमेंट के ऊपर आप जो प्रिपरेशन करते हैं, मतलब एप्लीकेशन से 1 महीना पहले आप सब कुछ फिक्स करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यूके के वीज़े के अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, हिस्ट्री मैटर करती है मोर देन कि आपका करंट बैलेंस कितना है। यूके के अंदर आपकी फाइल की हिस्ट्री मैच करती है। अभी तक आपने मिस्टेक देखी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट जो है उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। सही है। नंबर 1, मिनिमम बैलेंस स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। सेफ जोन जिसको हम कहते हैं वो कितना होना चाहिए यूके के विजिट वीज़े के लिए, तो सेफ जोन जो है 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और आपने होटल कौन सा बुक किया है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें। लेकिन 6 से 10 लाख के बीच में अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो ये इनफ होता है।
पॉइंट नंबर 2, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। सही है, अगर आप इनको 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देंगे, 2 की देंगे, 3 की देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपने इनको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम देनी है। अच्छा, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी सडन उसके अंदर बड़ी अमाउंट नहीं आनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आनी चाहिए, ना ही एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आपका निकला होना चाहिए। स्मूथ ट्रांजैक्शंस को आप रखें, दैट्स इट। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ सैलरी या बिजनेस की सैलरी पर्सन क्या, मैं कहता हूँ उस पर सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। अगर बिजनेस वाला पर्सन है तो उसकी जो बिजनेस का अकाउंट वो यूज़ करता है तो उसको बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ करें और पर्सनल अकाउंट को पर्सनल पर्पस के लिए ही यूज़ करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी, वो उनकी कंपनी अकाउंट होता है, उससे एक फिक्स अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस को बिज़नेस पर्पस के लिए रखें और पर्सनल को पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, लेकिन बैंक जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको बताएं कि भाई ये मेरा बैंक का है जो बिज़नेस का है, ये बिज़नेस के लिए, इसमें से ये अमाउंट है, ये मैं अपने घर के खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेदर देन कि मैं जो है अपनी कंपनी के अकाउंट से उसको निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए करूँ। अगर तो आप एक फ़िक्स अमाउंट अपने कंपनी के बैंक अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस पैटर्न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट होता है इससे। मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता हूँ अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, वो मैं कार्ड के थ्रू करता हूँ। मतलब मैं किसी स्टोर पे चला जाता हूँ, जो बड़े स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर होते हैं, जहाँ पे कार्ड की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो मैं क्या करता हूँ, ग्रॉसरी मैंने लेनी है, कार्ड को सेव करता हूँ। कोई यूटिलिटी बिल मैंने पे करना है, वो मैंने अपने अकाउंट से पे करना होता है। इसी तरीके से मैं अवॉइड करता हूँ कैश ज़्यादा विड्रॉ करने से। तो ये क्या सब शो करता है कि ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं इस तरह की चीज़ें बाय करता हूँ। मतलब मैं परफ्यूम अगर लेने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कार्ड सेव कराया तो वहाँ पे नाम रिफ्लेक्ट होता है कि मैं परफ्यूम वाली जगह पे गया हूँ। मैं अगर कोई शूज़ है तो उनका नाम डिक्लेयर हो होता है कि यहाँ से मैंने ये शू बाय किया है, ठीक है। इस तरीके से ये बेसिकली आपकी लाइफ स्टाइल को शो करता है। अगर आप लोग भी अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो कमेंट में ना मुझे बस चेक का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो सके कि कितने लोग जो हैं इस वक्त अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टिप्स देता हूँ, सही है। नंबर 1 के ऊपर लार्ज डिपॉजिट को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने प्रूफ देना होता है। प्रूफ कैसे देना होता है, सैलरी या गिफ्ट लेटर आपको अपने वालिद साहब की तरफ से आया है, आपको अपने ऑफिस की तरफ से कोई बोनस मिला है, या आपको कहीं से भी कोई सोर्स आया तो वो, प्लस बिजनेस इनवॉइस। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसके अंदर लार्ज डिपॉजिट आ गया है तो जो आपकी कंपनी की इनवॉइस होती है, जो बिजनेस ऑनर होते हैं किसी भी क्लाइंट को इनवॉइस जो है वो जारी करते हैं जिसके अगेंस्ट में वो पेमेंट आती है, तो वो आप इनवॉइसेस के साथ में लगा सकते हैं। विदाउट प्रूफ आपका लार्ज डिपॉजिट यूके के अंदर यूजलेस है। नंबर 2 पे है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपके काम के लिए, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी परसेंट है तो वो लगाएं, एनओसी आप लगाएं उसके साथ में कि भाई आपकी जो है लीव अप्रूव है और कंपनी को कोई एतराज़ नहीं आपके स्ट्रिप के ऊपर, और अगर साथ में एम्प्लॉयमेंट लेटर भी लगाएं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बेसिकली फिर बिज़नेस की चीज़ें उसके साथ लगाएं, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाएं, इसके अलावा बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप लेटर लगाएं उसके साथ में, जो बैंक से ही आपको मिलेगा कि ये अकाउंट है तो सोल प्रोप्राइटर का है। अगर आप पार्टनरशिप पे या एओपी के ऊपर है तो जो आप बैंक से लेटर लिखवाएंगे उसके अंदर आप ये मेंशन करें कि कितने उसके अंदर पार्टनर्स हैं, मतलब इसको अकाउंट को ऑपरेट कौन कौन कर रहा है या कितने डायरेक्टर्स हैं, वो आपने इसके अंदर लाजमी मेंशन करता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट को बिल्ड करती है। नंबर 3 के ऊपर बात करूं, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर का स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका रिलेशन डिक्लेयर होना चाहिए,
ठीक है। जैसे अगर आपका कोई भाई है, बहन है, तो आप एफआरसी लगा के रिलेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई खाला का बेटा है तो उसका रिलेशन डिक्लेयर करने के लिए आपके लिए एक एफआरसी काफ़ी नहीं होगी। तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपनी मदर का एफआरसी जो है उनके बहन भाइयों के साथ लगाएंगे, जिसमें आपकी खाला डिक्लेयर हो जाएगी, और एक आप अपना एफआरसी लगाएंगे जिसमें आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपने उसके अंदर जो प्रूफ है वो लाजमी लगाना होता है, ठीक है। अब अगर चौथे नंबर पे मैं बात करूँ तो वीज़ा ऑफिसर देखिए वो इंसान है, ठीक है। वो बेसिकली पैटर्न को देखता है, और अगर आपका केस क्लीन है, लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रैगर करता है कि क्या, मतलब ट्रैगर से मुराद क्या है कि उसका दिमाग ऑटोमेटिक ट्रस्ट करता है कि ये बंदा जेन्युइन है, लिहाजा इसको वीज़ा इशू कर दिया जाए। और अब सबसे जो पावरफुल ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, सही है। सिर्फ आपने क्या करना है, क्लियर और लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन देनी है, सही है। अगर मैं सारे को क्विक रिकैप करूं, बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो सडन डिपॉजिट ये डेंजरस है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और कंसिस्ट होनी चाहिए। फेक फंड आपके पास जो है अगर हैं तो वो इंस्टेंट रिजेक्शन की वजह बनते हैं। और अगर आप लोग जेन्युइन यूके जाना चाहते हैं तो आज ही अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक करें, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको नहीं देखता, ठीक है। वो देखता है कि आपकी फाइनेंशियल्स क्या है और उसके मुताबिक वो जज करता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करूं तो आप कमेंट्स में एनालाइज लिखें, ताकि मैं आप लोगों से रब्ता करके आपकी बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो मेरे पास 2 टॉपिक हैं, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। एक है यूके वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है, जिसके ऊपर रियल सिनेरियो मैं आपके सामने रखूँगा और उसमें डिस्कस करूँगा कि इसकी क्या रिजेक्शन की वजह बनी और इसकी अप्रूवल फिर मैंने कैसे ली। और दूसरा, यूके के डॉक्यूमेंट की जो साइकोलॉजी है, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो अगर उसकी एक्सप्लेनेशन दे लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।